Okay, good afternoon, all of you. But in the previous lecture, we learned about the meaning of cost. And we also learned that in economics, cost is a sum total of explicit cost and implicit cost. Explicit cost क्या होती है? Cost which is paid to the outsiders. जो हम किसी को पेमेंट करते हैं, ठीक है, आप लेटर से आप घर में कोई भी चीज खरीद के लेके आते हैं, आप ग्रोसरी की पेमेंट करते हैं, आप टैक्सी पे जाते हैं, आप उसको पेमेंट करते हैं, आप उसकी सर्विस अवेल करते हैं, आप कोई यूनिफॉर्म खरीदते हैं, आप पेमेंट करते हैं, ये सारा खर्चा जो आप कर रहे हैं, दिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है. इट इज द पेमेंट विच इज मेड टू दी आउटसाइडर्स. इसी तरह से जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करता है, ठीक है. ऐसा एक्सपेंडिचर या वो वाली कॉस्ट जो कि वो दूसरों को पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है. लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए कई बारी वो अपने रिसोर्सेस का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है. जैसे वो अपनी लेबर देता है, या वो अपना लैंड यूज करता है, खुद का लैंड यूज करता है, या वो अपने खुद के पैसे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. तो क्योंकि ये उसके अपने रिसोर्सेज हैं, इसके लिए उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ रही थर्ड पार्टी को, आउटसाइडर को, लेकिन एक सेक्रीफाइस तो वो कर रहा है ना अपनी अर्निंग का. तो ये जो सेक्रीफाइस है, मतलब कॉस्ट का मतलब है वो सेक्रीफाइस जो एक प्रोड्यूसर करता है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. एक तो आपने अपने पॉकेट में से पैसे निकाल के दिए, रेंट दिया, वेजेस दी, रॉ मटेरियल की पेमेंट की, ये सेक्रीफाइस आपने किया, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. दूसरा सेक्रीफाइस आप क्या कर रहे हैं, आप अपना लैंड किसी और को रेंट पर ना देके आप अपना लैंड अपने प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं. तो अगर आप वो लैंड किसी और को रेंट पे देते तो आपको उसके ऊपर रेंट मिलता ना, लेकिन आप अपने काम में लगा रहे हो तो आपको रेंट नहीं मिल रहा. इसका मतलब आपने वो रेंट क्या किया, सेक्रीफाइस किया. तो ये सेक्रीफाइस जो आप कर रहे हो, दिस इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो इन द सेम वे, क्या कैसे डिफाइन करेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट को? इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेस. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, wages on own labor, rent of own land, even normal profit. These are the components of implicit cost. Is it clear बेटे? ठीक है. अब शॉर्ट रन में, हमारे सिलेबस में शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट हैं, तो शॉर्ट रन में भी आइडेंटिफाई 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. लिख लीजिए ये, मेक अ चार्ट. टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, लिख लिया बेटे, चार्ट बना लिया. Now write down total cost. Total cost refers to sum of all the expenditures incurred by the producer in producing a given quantity of commodity. All the expenditure incurred by the producer in producing a given quantity of a commodity.
in short period, total cost comprises of fixed cost and variable cost. In short period, total cost comprises of fixed cost and variable cost. That is TC. TC means total cost. Short form लिख सकते हैं हम यहाँ पर. It is equal to total fixed cost plus total variable cost. आप चाहो तो सिर्फ fixed cost भी लिख सकते हो, total ना भी लिखो तो भी चलेगा. Total cost is equal to fixed cost plus variable cost. TC means total cost, TFC means total fixed cost, TVC means total variable cost. ठीक है. Fixed cost क्या होती है? What do you mean by fixed cost? बेटे शॉर्ट पीरियड में दो तरह के हमने किया था ना प्रोडक्शन फंक्शन में. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं. एक हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, दूसरे हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर किसको बोलते थे? फिक्स्ड फैक्टर विच रिमेन फिक्स्ड, डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड. तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट इनकर की जाती है, ठीक है, जो खर्चा किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्टर को खरीदने के लिए या उसको हायर करने के लिए, उस खर्चे को कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. राइट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन fixed factors of production. Fixed factors of production. It does not change with the change in the level of output. It does not change with change in the level of output. Even at zero level of output, fixed cost is incurred. Even at zero level of output, fixed cost is incurred. तो आप अपने बेटे पेज के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल बनाएंगे और राइट हैंड साइड पे इसका डायग्राम बनाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट का. सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं. आपको समझ में आ गया फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होने से चेंज नहीं होती. यानी अगर प्रोड्यूसर 10 यूनिट अपनी फैक्ट्री में बना रहा है तो सपोज करो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो 10 लाख रुपए है. तो अगर वो 20 यूनिट भी बनाता है, 40 यूनिट भी बनाता है, 1000 यूनिट भी बनाता है, तो भी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? 10 लाख रुपए रहेगी. अगर वो आउटपुट नहीं भी प्रोड्यूस करता, बंद कर देता है आउटपुट, वो कहता है डिमांड ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट्स की, 0 यूनिट प्रोड्यूस करता है, इवन देन फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? 10 लाख रुपए. इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, पॉजिटिव. ठीक है. सो एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल. आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10. At all the level of output, fixed cost is 10. It does not change. That's why it is called as fixed cost. ठीक है. इसको अब हम डायग्राम भी बना लेंगे. फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बनाना है तो ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट वाई एक्सिस पर लेंगे, इधर क्या लेंगे? लेवल ऑफ आउटपुट. चाहो तो स्केल के साथ बना लो. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 10.
0 यूनिट प्रोड्यूस किए, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई 10, 1 पे कितनी आई 10, 2 पे भी 10, ठीक है। At every level of output, fixed cost remains the same. तो ये हमारा बन गया फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है बच्चे। Now can you see one thing, it is horizontal, which means it remains same at all the levels of output. Another thing, it starts from above the origin, which means even at 0 level of output, fixed cost is not 0, it is positive. हर लेवल ऑफ आउटपुट पर फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। इसकी एग्जांपल देगा कोई मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट की? Anyone? Example of fixed cost? फिक्स्ड फैक्टर सोचो कौन सा होता है? लैंड फिक्स्ड फैक्टर होता है, लैंड का रेंट फिक्स्ड कॉस्ट। यस समृद्धि, अगर सपोज करो आपने एक लैंड रेंट पे लिया, ठीक है, अब उसके ऊपर चाहे आप 0 यूनिट्स, उसका रेंट डिसाइड हुआ 10 रुपए, ठीक है, अब चाहे आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करो उस लैंड के ऊपर, चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 2 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 8 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपको कितना देना पड़ेगा उसका रेंट? 10 रुपए देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल्स लिख लो इसकी, रेंट, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट। यस हिमांशु। मैम आपने वो एफ क्या लिखा हुआ है? आपने एफ टेबल में आपने लिखा हुआ है ना एफ, फिक्स्ड कॉस्ट। एफ। ओके थैंक यू। ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया सबको? डायग्राम बना लिया सबने फिक्स्ड कॉस्ट का, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके नीचे लिख लो फिक्स्ड कॉस्ट is represented as a straight line parallel to x-axis. Fixed cost is represented as a straight line parallel to x-axis. It starts from above the origin. It starts from above the origin, showing that fixed cost is positive at 0 level of output. Fixed cost is positive at 0 level of output. ठीक है, नेक्स्ट चले, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये था फिक्स्ड कॉस्ट, ये पहला कंपोनेंट था टोटल कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कह देते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कह देते हैं। क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट? नाम से क्या लग रहा है? यस, कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। राइट डाउन, वेरिएबल कॉस्ट refers to the cost incurred on variable factors of production. It changes with the change in the level of output. It changes with the change in the level of output.
if output falls to 0, variable cost also falls to 0. If output falls to 0, variable cost also falls to 0. For example, वेरिएबल कॉस्ट की आप एग्जाम्पल लिख लीजिए. एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, wages, etc. Wages, etc. ठीक है. अब हम इसका टेबल बनाएंगे और डायग्राम बनाएंगे. ये आउटपुट और ये वेरिएबल कॉस्ट. 0 लेवल ऑफ आउटपुट, पहले 0 to 8 लिख लीजिए. उसके बाद 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 58. हाँ जी, पहली बात, अब जब आपने ये नोट किया, आपको लगा होगा कि 0 पे 0 है, 1 पे 10 रुपए का खर्चा और है, तो 2 पे 20 होना चाहिए, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50 ऐसे होना चाहिए. जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर बारी कॉस्ट डबल नहीं हो रही. रादर जो वेरिएबल कॉस्ट है, इनिशियली इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. देखो, जब एक आउटपुट बढ़ा, एक यूनिट आउटपुट बढ़ा, तो खर्चा कितना बढ़ा? 10 रुपए. फिर एक और बढ़ा, खर्चा कितना बढ़ा? 8 रुपए. फिर कितना बढ़ा? 6 रुपए. फिर 4 रुपए. फिर 4 रुपए. यानी डिमिनिशिंग रेट पे आपका खर्चा बढ़ा. उसके बाद जब और आउटपुट आपने कहा हमें और प्रोड्यूस करनी है, तो खर्चा बढ़ रहा है. 4 से कितना बढ़ा? ये देखो, 6. फिर 6 से कितना बढ़ा? आउटपुट 1 यूनिट ही बढ़ रहा है. फिर कितना बढ़ा? 8 रुपए. ठीक है. फिर कितना बढ़ा? 12 रुपए. यानी एट फर्स्ट कॉस्ट increases at diminishing rate and then it increases at increasing rate. ठीक है. अब इसका कर्व बनाते हैं. इधर 1 to 1 का स्केल, इधर 10 का स्केल, 60 तक आ जाएगा. तो प्लॉट कर रही हूं मैं. 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पर 32, 6 पर 38, 7 पर 46, 8 पे 58. इनको जब आप ज्वाइन करेंगे बेटे, ऐसा बनेगा आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व. At first it would be concave, then it would be convex. ध्यान से बनाइए, आराम से बनाइए. Take your time to make it. Okay, now write down TVC is an upward sloping curve starting from the origin. TVC
is an upward sloping curve starting from the origin. Then you can write in next line, at first it is concave. At first it is concave, implying that variable cost increases at diminishing rate. Variable cost increases at diminishing rate. After a certain level of output, it becomes convex. It becomes convex. That is, TVC starts increasing at increasing rate. TVC starts increasing at increasing rate. तो बेटे जब भी कोई कर्व कॉन्केव होता है इसका मतलब वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, कॉन्वेक्स होता है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम कोई भी प्रोड्यूसर अपनी आउटपुट बढ़ाता है तो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो खर्चा होता है इनिशियली वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लग जाता है वो खर्चा, क्योंकि फर्म को क्या मिल रहे होती हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रही होती हैं, ठीक है। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है यानी प्रोडक्शन के लॉज हैं और जो कॉस्ट है उनमें जो रिलेशन है वो सीसॉ का है। हमने कहा था ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है कि इनिशियली आपको क्या मिलती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो जब रिटर्न्स इंक्रीजिंग है तो कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है, सीसॉ। फिर क्या मिलती है आपको, डिमिनिशिंग रिटर्न। तो जब ये रिटर्न डिमिनिश मिलती है, होने लग जाती है, तो कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लग जाती है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कनकेविटी एंड इट्स कन्वेक्सिटी, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? आज इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा बेटे।